हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ जेके एसएसबी का जो कल वीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ था 10 दिसंबर को। इसका आपको एनालिसिस लेके आया हूँ कि किस तरह का पेपर रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या ये मॉडरेट थे या हाई लेवल के क्वेश्चन थे। तो मैं आपके साथ सब डिस्कस करूँगा इसमें इसका लेवल किस तरह से था। तो इसमें मैं लेवल की बात करूँ, लेवल जो था ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें इसमें तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा से बढ़ा के और उसका थोड़ा ट्रिकी सा था कि जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता था। पहले हम जो भी एसएसबी जेके एसएसबी के पेपर्स आए उसमें देखते हैं हम इजी इंग्लिश जो थी, बहुत सारे उसमें कॉमन सेंस के क्वेश्चन जो होते थे वो पूछे गए थे। तो कोई भी स्टूडेंट जो था इजीली इसको क्या करता था, टिक मार्क इंग्लिश को इजीली इसके जो सॉल्व कर लेता था कोई बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन अब इसमें जो है इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही है। परेशानी आई है इस तरह से इसको सॉल्व करने में पेपर्स को। तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है। बाकी जो इसका कंप्यूटर सेक्शन था मॉडरेट था, इसमें कुछ 2-3 से क्वेश्चन जो थे थोड़े टफ लग थे। तो बाकी कंप्यूटर का लेवल तो इजी था। बाकी ऑल ओवर द पेपर की बात करें हम तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसमें कट इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं आएगा और इतना ऊपर भी नहीं जाएगा, तो मॉडरेट लेवल का कट ऑफ रहने वाला है इसमें। तो चलो हम पेपर की बात करते हैं किस तरह का पेपर आया था। तो मैं आपको बता दूं, ये पहला क्वेश्चन है। ये जो सीरीज़ है, सी सीरीज़ के क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो है, सॉरी, ए सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किरण बिलियान वन विच मेडल इन विच गेम एट एशियन गेम 2023 में किरण बिलियान ने कौन सा मेडल जीता था। तो मैं इसकी बात करूं तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो है सी पार्ट, ब्रोंज में उन्होंने शूटिंग में जीता था, मेडल लिया था उन्होंने। तो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, वो इज़ द मिलिट्री कमांडर ऑफ हमास मिलिट्री विंग ड्यूरिंग द इसराइल हमास। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, रिसेंटली हुआ था, इसमें से इनका जो मिलिट्री कमांडर था वो कौन था। तो उस कमांडर का नाम था मोहम्मद हदीफ। मैं आपको बता दूंगा इस। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है एराबॉट, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है पहले तीनों। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको बता दूंगा, एराबॉट विच हैज़ बीन डेवलप्ड अननेम्ड गाइडेड व्हीकल यूजीवी फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो ये किसने इसको डेवलप किया है, फ्रेंच कंपनी ने किया है, रशिया ने किया है, आईआईटी बॉम्बे ने किया है या फिर हैदराबाद ने किया है। तो मैं आपको गाइस को बता दूं, इसका जो राइट आंसर है, ये जॉइंट वेंचर स्टार्टअप बेस्ड इन हैदराबाद में है। इसका ओरिजिन जो है इंडिजिनस है, ये हैदराबाद में इसका सेटअप बना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर, की तो आप सभी जानते हो, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इसको करेगा। बानिहाल पास है इसका एक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विद अदर कंट्रीज। तो दूसरे मुल्कों के साथ कौन सी स्टेट ऐसी है जो बाउंड्री शेयर नहीं करती है। हम यूपी देखते हैं शेयर करती है नेपाल के साथ, इस तरह से नागालैंड भी शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, असम भी शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। झारखंड जो है किसी भी स्टेट के साथ, किसी भी कंट्री के साथ जो है अपना बॉर्डर जो है ये शेयर नहीं करती है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो झारखंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। तो एरिया में कौन सी छोटी स्टेट है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो बिल्कुल सीरीज वाइज दिया है, नंबर पहले 1 पे आती है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद आती है यूपी, 4th नंबर पे आती है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं यूपी थी आज तक। तो इस साल जो है कौन सी स्टेट है, राजस्थान जो है नंबर 1 पे आ गई है मिल्क प्रोडक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया। जब इंडिया में सेंसस होती है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की जाती है। तो मैं इसको बता दूं, मैरिटल स्टेटस वे भी ये भी कलेक्ट किया जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है ये भी कलेक्ट की जाती है, सैलरी जो होती है पर मंथ ये नहीं कलेक्ट की जाती है, ऑक्यूपेशन जो होते हैं किसी का वो भी कलेक्ट किया जाता है। उससे मतलब कंट्री की इकानमी और जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो बाकी सब जो होते हैं इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं, जो सैलरी जो होती है वो नहीं कैलकुलेट की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सैलरी पर मंथ, इसका जो सी, इसका राइट आंसर जो है सी पार्ट रहेगा, सैलरी पर मंथ। लास्ट सेंसस इंडिया में कब कंडक्ट की थी, वो 2000
11 में कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज नॉट द रूलर जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का रूलर नहीं रहा है, कौन सा नहीं रहा है इसमें आप बता सकते हैं? औरंगजेब, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, क्वीन विक्टोरिया। तो इसमें से कौन सा जो है रूलर जम्मू कश्मीर का नहीं रहा है? तो क्वीन विक्टोरिया की बात करें, इसमें जम्मू कश्मीर में रोल जो है नहीं किया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी पार्ट रहने वाला है, क्वीन विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है JKSP ने जो की निकाली है, नंगा पर्वत इसमें दिया है। तो बहुत सारी बुक्स में जो है नमकुंद रेंज को जो है हाईएस्ट रेंज कहा गया है। तो इसका जो JKSP की जो की है उसमें नंगा पर्वत बी जिसका जवाब है। तो इसको हम फिलहाल बी कैटेगरी में रखते हैं, मे बी रिवाइज्ड की में इसका चेंज हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेक इन जम्मू एंड कश्मीर रिस्पेक्टिव एरिया। एरिया में सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो इसमें हम वुलर लेक को कंसीडर करते हैं, जो कि एरिया में सबसे बड़ी लेक है और फ्रेश वाटर लेक भी कहा जाता है इसको एशिया में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा मेज पर प्रोड्यूस करने वाली स्टेट कौन सी है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी, कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मेज होती है, मैं आपको बता दूंगा इस। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो ये जिसने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इसको लेगा। जो इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में नहीं है? करगिल तो आप बात अलग बन गए, करगिल और ले दो डिस्ट्रिक्ट अलग हैं। गुलमर्ग ये डिस्ट्रिक्ट है नहीं। पहलगाम ये भी है नहीं। ये दो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, गुलमर्ग और पहलगाम, कश्मीर में। तो जो रियासी जो है आपका जो है डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, रियासी। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग द सोइंग ऑफ व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हम व्हीट की बात करें तो कब किसका जो कौन सा इसका जो राइट आंसर है वो सही रहेगा? तो व्हीट इज सोन इन अक्टूबर नवंबर इन कश्मीर एंड मई इन लद्दाख। तो व्हीट जो है मैं आपको बता दूंगा ये रबी क्रॉप है। अक्टूबर नवंबर में ये सोन की जाती है कश्मीर में, और मई में लद्दाख में की जाती है। वहाँ पे एक खैरफ क्रॉप है लद्दाख में। तो इसका जो ए पार्ट है इस बिल्कुल सही रहेगा। बाकी के जो है रॉन्ग आंसर हैं। व्हीट इज सोन इन मई इन कश्मीर, नॉट सोन इन लद्दाख। बाकी के ऑप्शन तीनों जो हैं रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन। तो गवर्नमेंट स्कूल जो राइट टू एजुकेशन में आते हैं, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो तो वो भी गवर्नमेंट के अफिलिएशन में होते हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स फंडेड बाय प्राइवेट फंड्स, वो भी उसकी उनकी अफिलिएशन भी गवर्नमेंट के साथ होती है, रजिस्ट्रेशन होती है। जो जो मदरसास होते हैं तो वो ये जो उनकी जो अफिलिएशन होती है गवर्नमेंट स्कूल के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ नहीं होती है। तो ये राइट टू एजुकेशन के अंडर नहीं आते हैं, इनको उनके रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, मदरसास। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट गिव 1/3 रिजर्वेशन फॉर टू वुमेन। तो ये कौन सी अमेंडमेंट देती है 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए इन पंचायत लेवल में 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए जो है? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ए पार्ट, 73rd अमेंडमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज कवर्ड अंडर GST बिल। GST बिल में कौन कौन से आते हैं? लिक्विड, ये हम जानते नहीं हैं, पेट्रोल और कुकिंग गैस, ये फ्यूल हैं, ये भी नहीं आते हैं। तो इसमें जो डायमंड है GST की कैटेगरी में आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नेम्ड कौशल यूनिवर्सिटी इज असेंबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर इनकम टैक्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, कौशल यूनिवर्सिटी, इसको कौन सा कहें? एक इंडिविजुअल पर्सन होती है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, या लोकल अथॉरिटी है, या नन ऑफ वो है? तो मैं आपको इसको बता दूंगा, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है इन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 20 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। तो इसमें से कौन सी पंचायत सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं? ए पार्ट, रिकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ पंचायत इन ग्राम सभा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब ग्राम सभा होती है तो VLW, पंचायत पंच वगैरह सब साथ में होते हैं। कोई बी पार्ट है, मेंटेन द विलेज फंड्स कलेक्शन एंड डिसबर्सल।
मतलब विलेज के जो फंड्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट करना, ये भी VLW यानी पंचायत सेक्रेटरी का काम होता है। सी जो इसका ऑप्शन हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पंचायत एंड ग्राम सभा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो रेजोल्यूशन की होती है वो भी VLW यानी पंचायत सेक्रेटरी का काम होता है। उसका जो डी ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एंड वोट काउंटिंग, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वोट इलेक्शन करवाने पंचायत के, ये VLW का काम नहीं होता है। ये काम होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। उसको आगे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं इलेक्शन के टाइम पे पोलिंग बूथ पे। तो पोलिंग बूथ पे VLW का कोई काम नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, उसको डी पार्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एंड वोट। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं इसको स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो कंडक्ट करवाता है, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट करवाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, मैं आपको बता दूंगा, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन द नंबर ऑफ मीटिंग टू बी कंडक्टेड बाई ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो ग्राम पंचायत है एटलीस्ट कितने टाइम में होनी चाहिए, कम से कम। तो एटलीस्ट 1 मंथ में जो है इसका जो बी पार्ट है सही रहने वाला है जवाब। तो एटलीस्ट वन मंथ पे जो एक बार है इसकी मीटिंग होनी चाहिए पंचायत की, पंचायत के साथ विच पंच और सरपंच के साथ जो मीटिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है जो डेमोग्राफी से पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज एवरेज लिटरेसी रेट इन जम्मू एंड कश्मीर की एवरेज लिटरेसी क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, मोर देन 65 एंड लेस देन 70 70 और 65 के अंडर जो थी लिटरेसी जो है जम्मू कश्मीर की रही है 2011 सेंसस में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस, इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत कैन बी। तो जम्मू कश्मीर में जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत में, मैक्सिमम कितने होने चाहिए और मिनिमम कितने होने चाहिए। मिनिमम मैं आपको बता दूं गाइस, मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम 11 होने चाहिए, इंक्लूडिंग विद पंच एंड सरपंच। जो मैक्सिमम की जो रेट 11 होती है वो 11 होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। वो क्वेश्चन नंबर 24 है, वो अमंग द फॉलोइंग मेड बड मस्जिद इन कश्मीर। बड मस्जिद कश्मीर में किसने बनाई थी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिंचन ने बनाई है बड मस्जिद। एक बुद्धिस्ट टेम्पल था, उसको पहले डिमोलिश करके जब रिंचन के कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, तो उन्होंने क्या किया था, बड मस्जिद को बिल्ड किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर डी, रिंचन। रिंचन ने बनाई है बड मस्जिद। तो ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है 25, मैनेजर सेट टारगेट एंड डिसाइड हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। तो इसमें जो है हाउ आएगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, हाउ। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर यू डैश डैश इन द किचन कप बोर्ड। व्हाट आर यू लुकिंग इन आएगा, लुकिंग ऑन आएगा, लुकिंग टू आएगा, लुकिंग फॉर आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इतना टफ नहीं है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इसका जो राइट आंसर है डी, ये आएगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द किचन। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, एक फ्रेजेस से आया हुआ है, इंग्लिश ग्रामर का जो फ्रेजेस का सेक्शन है उसमें से आया हुआ है। मेन प्रपोजर्स डैश डैश डिस्पोजल, इसमें आएगा वुमेन आएगा, गॉड आएगा, यंग गर्ल आएगा, गॉडेस आएगा। मेन प्रपोजल गॉड डिस्पोजल। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है, मेन प्रपोजल गॉड डिस्पोजल। मेन प्रपोजल गॉड डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 28 है, शी डैश डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। तो शी चूज, तो इसमें जो राइट आंसर है जो आएगा चूज आएगा, चोज आएगा, वाज चूजन आएगा, चूजन आएगा। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा शी डैश डैश द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द पैकेट, तो वाज चूज आएगा बी पार्ट। इसका जो राइट रहने वाला है बी पार्ट। बी पार्ट इसलिए से आएगा, चूज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे आगे जो इसके साथ प्लूरल है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्लूरल लग जाता है आगे से, तो बाद में फिर दोबारा एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है, वी डैश डैश एट द पार्टी। वी इंजॉयड अवर सेल्फ आएगा, वी प्लेड आएगा, इंजॉयड आएगा, इंजॉयड अवर सेल्फ आएगा, क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वी इंजॉयड अवर सेल्व्स एट द पार्टी। जो राइट आंसर इसका रहेगा बी पार्ट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेलिंग जो वर्ड है उनको आपको चूज करना है, कौन से हैं।
COMITTT ये भी नहीं है। COMMITTEE सिंगल ई ये नहीं है। COMITTEE ये भी नहीं है। तो जिसका जो राइट आंसर रहेगा COMMITTEE कमेटी की स्पेलिंग है, तो यही होते हैं COMMITTEE। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट रहेगा। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस? तो इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? मम्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्स आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्स इज कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन, मम्स आर कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन। तो जो इसके जो लॉजिकली जैसे हम देखें तो मम्स आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन आएगा, लेकिन ये नहीं है। मम्स एक डिजीज़ है, तो जो है मम्स जो है एक कॉमन है बच्चों में, मम्स के लिए आर नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट रहने वाला है, मम्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन। इसका जो राइट आंसर है ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूँ मैं गाइस, द सर्जेंट आस्क्ड हिम टू कम टू पुलिस स्टेशन। एक सर्जेंट ने किससे कहा है पुलिस स्टेशन में आने के लिए, तो उसने किस तरह से लिखा होगा उसको? जनरली हम देखते हैं तो हम जो जैसे ही देखेगा, मतलब ये एक फुल टास्क क्वेश्चन है, जैसे कोई पर्सन देखेगा तो बोलेगा ही कम टू 4 से 5 के दरमियान आना आप। हाँ, जैसे हम किसी को टेक्स्ट करते हैं तो कॉमन लैंग्वेज में लिखते हैं यू कम टू बिटवीन 4 to 5 PM, लेकिन इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। जब हम किसी को मतलब बुलाते हैं तो हम किसके उसके राइट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यू शुड कम बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। तो इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट रहेगा। ए इसमें नहीं आएगा, 4 to 5 PM नहीं आएगा, और 5 भी नहीं आएगा, टिल भी नहीं आएगा। इसमें हम जब किसी को बुलाएंगे, किसी पर्सन को बुलाएंगे या कोई पर्सन किसी को बुलाता है मीटिंग के लिए, तो इन बिटवीन अगर टाइम देता है उसमें एंड का इस्तेमाल होता है, ना कि टू का इस्तेमाल होता है, आर का भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द करेक्ट सेंटेंस? ही who speak the truth everybody loves him। इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। बी everybody loves him to speak truth। सी आगे everybody who loves him speak the truth। डी आगे everybody whom he loves speak the truth। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? मैं आपको बता दूंगा गाइस, इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा बी पार्ट, everybody loves him to speak the truth। तो ए पार्ट जो है वो he who loves speak, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। everybody who loves him speak the truth ये भी नहीं आएगा। एवरीबॉडी वूम ही लव, ये भी इसका भी कुछ गलत सेंस से दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसका जो बी पार्ट है इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए ग्रेट मैन सेड इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, वट एवर यू डू यू हैव टू डैश डैश इन दिस कोट एम्फसाइज ऑन। तो इस कोटेशन में क्या कहा गया, किस पे एम्फसाइज किया गया है? अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते तो रेंगना, जिसको कहते हैं रेंगो। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो इसके मतलब कहने का क्या है, तो इसमें क्या आएगा? यू हैव टू कीप फ्लाइंग, फ्लाइंग की बात होगी, रनिंग भी हो गया। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा मूविंग। तो आपको हरकत करने रहता है मतलब अपनी लाइफ में, इस यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको हरकत करनी है। अगर उड़ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, फिर आगे से कॉमन सेंस की बात है, आपको हरकत करनी है। तो इसका जो 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, करेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस डिड दे नॉट नो हु ही वाज एंड वेयर डिड ही कम फ्रॉम। तो इसका जो ए पार्ट है, डिड दे नॉट नो हु वाज ही एंड वेयर ही कम फ्रॉम। तो इसका जो राइट है ये भी नहीं रहेगा, डिड दे नॉट नो हु ही वाज एंड वेयर ही डिड कम फ्रॉम। तो इसमें जो है कम जो है सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं यूज़ होगा। तो सी पार्ट है, डिड दे नॉट नो हु ही वाज एंड वेयर ही केम फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी पार्ट है। तो कहाँ से आए हैं और कहाँ से गए हैं। तो इसका जो सी पार्ट जो है राइट आंसर रहेगा। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए वर्ड्स हैं, सेम स्पेलिंग वर्डिंग इनकी जो साउंड है सेम है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है अलग अलग हैं। तो जब द प्रेसिडेंट गिव डैश टू द बिल, ACCENT एसेंट आएगा, ASCENT आएगा, ASSENT आएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ बिल को एसेंट देते हैं, उसके लिए क्या स्पेलिंग होते हैं, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग पूछे हैं आपको। तो इसके जो राइट स्पेलिंग रहेंगे
सी पार्ट ASSCNT, तो प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं, ना कि ASSC से होता है। बाकी सारे जो है रॉन्ग है। इसके जो राइट स्पेलिंग है ASSCNT एसेंट, प्रेसिडेंट जो होते हैं एसेंट देते हैं बिल को। क्वेश्चन नंबर 37 है, द वाइज मैन एडवाइज्ड अस नॉट टू हेट पोर। अमीर आदमी ने, एक वाइज मैन ने कहा कि गरीबों को मत नहीं करनी है, आपको हेट नहीं करनी है। रिप्लेस द वर्ड हेट इन द सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो हेट बोर्ड है जो किसके साथ आप उसको रिप्लेस करोगे, लुक डाउन, लुक अगेंस्ट, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अगेंस्ट। तो इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा सी पार्ट रहेगा, लुक डाउन अपॉन। फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस, he studied hard lest he dash dash fail with an appropriate preposition from the following। तो आपको यहाँ पे preposition बताने हैं। he studied hard lest he, क्या आएगा, उसने बहुत पढ़ा है, he should fail lest he should fail, कम ही चांस है कि वो फेल हो जाए, तो इसमें he should आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है should आएगा, ना कि could, ना might, ना would। क्वेश्चन नंबर 39 है, what you told is Greek to me। इन द सेंटेंस द वर्ड ग्रीक मीन्स, तो मुझे तुमने कहा मेरे लिए ग्रीक था। क्या यहाँ से ग्रीक का मतलब लैंग्वेज होता है, या कोई और फ्रेज इस्तेमाल किया गया, एज ए फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया गया, या हम अपनी लैंग्वेज में किस तरह से कहते हैं, जो तुमने मुझे कहा वो मेरे सर के ऊपर से गया। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा, इसको हम ग्रीक के नहीं बोलेंगे, ग्रीक टू मी का मतलब होता है, ये फ्रेजेस है, फ्रेज दिया गया, ग्रीक टू मी का मतलब होता है जो मुझे कहा आपने वो मुझसे सर के ऊपर से गया, मुझे मीन्स के मुझे मेरे लिए अननोन था। तो उसका जो राइट आंसर है डी पार्ट आएगा, अननोन। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, मनोहर इज गुड डैश डैश इन क्रिकेट। मनोहर जो है क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो इसके लिए क्या है, अबाउट क्रिकेट, इन क्रिकेट, एट क्रिकेट, ऑफ क्रिकेट। तो इसका जो राइट आंसर है मनोहर इज गुड डैश डैश क्रिकेट, मनोहर इज गुड ऑफ क्रिकेट। जो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा डी पार्ट, ऑफ, मनोहर इज गुड ऑफ क्रिकेट। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लव। इसमें तो कुछ इतना दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, इसका जो है हेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, शर्मिष्ठा इज अफ्रेड डैश डैश ऑफ स्पाइडर्स। शर्मिष्ठा जो है स्पाइडर्स जो होते हैं उनसे डरती है, स्प्रेड फ्रॉम, स्प्रेड इन, स्प्रेड इन, स्प्रेड अबाउट, स्प्रेड ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, शर्मिष्ठा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, तो उसमें जो राइट आंसर आएगा ऑफ आएगा, इसमें डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक। इन दिस सेंटेंस व्हाट वुड हार्डली मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसने हार्डली किसी के लिए ट्राई किया हो, हम ऐसे भी बोलते हैं कि उसने हार्डली किसी चीज़ के लिए ट्राई किया हो। तो इसमें सिंसियरली हो गया, ऑलमोस्ट नॉट आएगा, इन डिलीजेंट आएगा, इन डिलीजेंट वे, वेरी वेरी सीरियसली। तो हम हार्डली ट्राइड फॉर का मतलब होता है नॉट, हार्डली ट्राइड जहाँ होता है यहाँ नॉट का लिए नेगेटिव इस्तेमाल होता है, जो ऑलमोस्ट नॉट। इसका जो राइट आंसर रहेगा कि उसने किसी भी गुड लक के लिए ट्राइड नहीं किया, ऑलमोस्ट नॉट, ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक, ही ऑलमोस्ट नॉट ट्राइड फॉर, ही हार्डली ट्राइड जब होता है तो वो नेगेटिव, एज ए नेगेटिव इस्तेमाल होता है, तो एज ए नॉट्स के लिए उसने नॉट ट्राइड नहीं किया था। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, ऑलमोस्ट नॉट। वेयर देयर इज डैश डैश देयर इज वे, फिल इन द ब्लैंक्स विद स्पेस इन सेंटेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड उठा के पढ़ना, वेयर देयर इज द, ये फ्रेज है आम इस्तेमाल होता है, आपने तो सुना भी होगा, जहाँ आ वहाँ, जहाँ चा वहाँ आ। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, तो इसमें जो राइट आंसर है आर ए आएगा, ए पार्ट विल। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ आ, जहाँ चा वहाँ आ। तो क्वेश्चन नंबर 45, yesterday रहीम एज वेल एज करीम डैश डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद इन दिस सेंटेंस विद द फॉलोइंग। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है एक फॉलोइंग सेंटेंस के साथ। तो इसमें हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन आएगा, वाज आएगा, हैड बीन आएगा, वेयर आएगा। yesterday रहीम एंड एज वेल एज करीम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो इसमें जो आएगा वाज आएगा, क्योंकि यहाँ के पीछे एज वेल एज का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पे वेयर नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं आएगा, तो वाज का इस्तेमाल होगा वहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, yesterday रहीम एंड एज वेल एज करीम वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो इसमें वाज नहीं आएगा, सॉरी इसमें वेयर नहीं आएगा, इसमें वाज आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक फ्रेज है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्या मीनिंग होता है, कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन थिंक, थिंक इन कन्वेंशनल मैनर होता है, थिंक इन इनोवेटिव मैनर होता है,
थिंक इनसाइड द बॉक्स होता है। तो इसका जो राइट मीनिंग रहेगा थिंक इन इनोवेटिव मैनर, एक ऐसे इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी किसी नज़रिए को देखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा थिंक इन इनोवेटिव मैनर। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है थिंक इन इनोवेटिव मैनर्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। तो omnivores एनिमल्स आर दोज, कौन से एनिमल्स होते हैं? और हम देखते हैं वो जानवर होते हैं जो वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट्स भी खाते हैं और बाकी तरह की फूड्स भी खाते हैं, उनको omnivores कहते हैं। ईट ऑल काइंड ऑफ फूड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड। 48 क्वेश्चन है, डैट ही विल ट्रीट मी विद दिस काइंड ऑफ मिसबिहेवियर वाज नोन टू मी। दिस सेंटेंस इज फुली करेक्ट है, पार्शली करेक्ट है, सब्सटेंशली इनकरेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसका जो हम देखते हैं इसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, तो ये जो सेंटेंस है पूरा करेक्ट रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, फुली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 49 से लेकर 47 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है, नंबरिकल रीजनिंग का 49 क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें से आगे 8 है, 20 है, 36 है, 56 है, कौन सा टर्म आएगा आगे। तो मैं आपको बता दूं 8 से अगर 12 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएंगे। इसमें एडिशन का मेथड इस्तेमाल किया गया। 12 के साथ अगर हम 16 से ऐड करेंगे तो 36 हो जाएंगे। 36 के साथ अगर हम 20 ऐड करेंगे तो ये 56 हो जाएंगे। 56 के साथ अगर हम 24 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 56 के साथ अगर हम 24 ऐड करेंगे तो ये 80 हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 80। तो मैं आपको बता दूं इसमें पहले 12 का ऐड हुआ, 12 की एडिशन हुई, फिर 16 की एडिशन हुई, फिर 20 की, फिर 24 की एडिशन हुई। क्वेश्चन नंबर जो है 50 है, 184 तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं 4 2s आर 8, 3 9s आर 27, इस तरह से 16 4s आर 64। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 64 रहेगा। 9 3s आर, ऐसे देखते हैं 9 3s आर 27। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे 51 आप देख सकते हैं 9 18, 9 के बाद क्या है 18 28 27 21 36 14। तब हम इसको जब दिमाग लगाएंगे इसमें एडिशन हुई है, हम इसको राइट साइड से देखेंगे 14 है, उसके बाद एक छोड़ के दूसरा 21 है। मैं आपको बता देता हूँ, जब 14 के साथ हम 7 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। जब हम 21 के साथ 7 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। जब हम 28 के साथ 7 का ऐड करेंगे तो हो जाएंगे कितने, +7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 के +7 करेंगे तो हो जाएंगे 35। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट 35। इसमें साथ साथ का एडिशन करनी है आपको राइट साइड से देखना, 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, फिर आगे 35 हो जाएगा जब 7 7 की एडिशन होगी। तो इस तरह की टर्म्स को कभी कभी बीच में से देखना पड़ता है, वन एक छोड़ के दूसरे को ऊपर जंप करना पड़ता है, उसका सोल्यूशन जो है निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, APZL T, ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें से आपको बताना है कि राइट कौन सा आएगा। तो हम देखते हैं APZLT है, फिर CQYN है, तो हम देखते हैं पहले सेंटर में Z आया, फिर उसके बाद बीच में सेंटर में Y है, उसके बाद X है, फिर W है, फिर उसके बाद हम कॉमन सेंस लगाते हैं क्या आएगा सेंटर में, तो V आएगा। तो इसके आगे फिर सेंटर में V होगा। V हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं पहले इसने Z लगाया सेंटर में, फिर इसने दूसरे पोर्शन में Y को सेंटर में रखा है, फिर X के सेंटर में, फिर W है, फिर हम देखते हैं जाहिर सी बात है जो V है वो सेंटर में होगा। तो यहाँ पे V कहाँ कहाँ पे है, A में भी कहीं V सेंटर नहीं है, U में भी, B में भी कहीं V नहीं है सेंटर में, C में जो है V सेंटर में है, तो D में है जो V है ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा
तो राइट आंसर होगा सी पार्ट। इस तरह से RAP, MAP, HOT, FUN, इसको भी इस तरह से, इसका जो राइट आंसर है सी डी पार्ट है CAT। आप मुझे कमेंट में बताएंगे 53 क्वेश्चन और 54 का किस तरह से इसने सोल्यूशन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। फ्लो जो होता है, फ्लोइंग जो होती है रिवर के साथ होता है, जैसे रिलेट करते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो स्टैग्नेट मतलब ठहरा हुआ, ठहरा हुआ किसके साथ आएगा? रेन, ये भी तो ठहरी हुई नहीं होती है, बी पार्ट। स्ट्रीम, ये भी ठहरे नहीं होते हैं, चश्मे इसको बोलते हैं, सी पोल, ये क्या ठहरे होते हैं? कनाल, ये भी नहीं ठहरी होती है। उसमें से ठहरा हुआ क्या आएगा? तो ठहरा हुआ जो होता है पानी की कौन सी पोजीशन है? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। पोल जो होते हैं, स्विमिंग पोल जैसे होते हैं, उसमें जो वाटर होता है वो स्टैग्नेट रहता है। इस तरह से जैसे रुपी जो है इंडिया की करेंसी है, येन किसकी करेंसी है? तो ये बहुत सा आसान सवाल है। जवाब इसका जो रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, जापान की करेंसी है येन। तो 57 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे कि फिजिशियन का काम होता है, एक मिनट, जैसे कि फिजिशियन का काम होता है किसी की ट्रीटमेंट करना, इस तरह से जज का क्या काम होता है? जज का काम पनिशमेंट नहीं देना होता है। तो फिजिशियन का जो एक ट्रीटमेंट है, फिजिशियन से रिलेट करता है ट्रीटमेंट, उसका काम है इलाज करना, चाहे वो इलाज सक्सेसफुल रहे या ना रहे, चाहे कोई मर जाए या ना जाए, वो आगे बाद में देखा जाएगा। इसलिए हम जज को पनिशमेंट तो नहीं कह सकते, जज किसी को डायरेक्ट पनिशमेंट का काम देना नहीं होता है, क्योंकि जस्टिस भी देता है, तो उसमें पनिशमेंट नहीं आएगा। लायर भी नहीं आएगा, कोर्ट तो उसके साथ रेट नहीं करता है। तो जज का काम होता है जजमेंट देना, जिस तरह से फिजिशियन का काम होता है ट्रीटमेंट देना, जज का काम होता है जजमेंट को देना। तो उसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, जजमेंट। वो ये क्वेश्चन जो है 58 से लेके 60 तक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के हैं। सम एक्टर आर डांसर, सम एक्टर्स आर सिंगर, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। तो सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर जो हैं वो सिंगर्स हैं, जैसे हम यहाँ पे एक्टर्स लिखेंगे वो सिंगर्स हैं। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स जो हैं सिंगर्स हैं। ऑल सिंगर्स आर डांसर, ऑल सिंगर जो हैं डांसर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सम एक्टर आर डांसर। तो इसका जो मैं आपको बता दूं, सम एक्टर्स आर डांसर्स, ठीक है, सम एक्टर डांसर्स हैं, इसमें डांसर के साथ इसको रिलेट करता है। नो सिंगर इज एक्टर, तो सिंगर और एक्टर का कोई इसमें कनेक्शन है नहीं, तो इसमें ऑनली कंक्लूजन वन जो है फॉलो करेगी। इस तरह से 59 भी आप कंक्लूजन क्या है, इसका जो राइट आंसर है 59 का, मैं आपको बता दूं ऑनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो होती है इसमें। इस तरह से 60 जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होती है, नीदर वन नॉर टू। जब इसका आप डायग्राम बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको इसका जो, तो 61 से लेके 63 तक यही सिलोजिज्म के क्वेश्चन जो हैं ये भी इस तरह से दिए हुए हैं। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मीट इज रिलेटेड टू वेजिटेरियन द सेम वे अल्कोहल इज रिलेटेड टू। अगर मीट का रिलेशन वेजिटेरियन के साथ हम करते हैं, मीट एक अलग चीज़ है जो कि वेजिटेरियन जो पर्सन होता है उसके अपोजिट में आता है। मीट जो है वेजिटेरियन के लिए अपोजिट है, ये अपोजिट है। इस तरह सेम वे अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या अपोजिट आएगा? स्मोकर, ये तो कोई नहीं है, अल्कोहल पीता है स्मोकिंग भी कर लेगा, पानी तो पीता ही हो, डाइटिशियन डाइट वगैरह भी लेता है, उसको रिलेट नहीं करता है। तो इसका जो अपोजिट रहेगा अल्कोहल जो होता है, इसका अपोजिट जो होता है हम कहेंगे कि जो अल्कोहल के खिलाफ हो जाए, अल्कोहल ना भी लेता हो, तो हमको इसको कहेंगे टीटो टीटो टालर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, टीटो टालर। क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ शेफ इज रिलेटेड टू फूड इन द सेम वे कोरियोग्राफर इज। शेफ का काम होता है जैसे खुद बनाना, तो इस तरह कोरियोग्राफर का क्या काम होगा? ये आसान सवाल है। स्टेज के साथ उसका कोई काम रिलेट नहीं होता है, क्योंकि इसका अपना आगे इसको मतलब लास्ट प्रोडक्ट उसको बताना, फाइनल इसका क्या होता है। तो फाइनल इसकी जो प्रोडक्शन होती है कोरियोग्राफर की, डांस को बनाना होता है, डांस के रिलेटेड काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, डांस। म्यूजिक इसका नहीं आएगा, फोटोग्राफी भी नहीं आएगा, स्टेज भी नहीं आएगा, ये इसके इनडायरेक्ट रिलेशन है। इसका जो राइट रहेगा डांस रहेगा। जैसा कि शेफ का काम होता है फूड को प्रिपेयर करना, कोरियोग्राफर का काम होता है डांस को प्रिपेयर करना।
क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? 4 लेट सेम इज एज 8 एंड 25, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा 4 2s are 8, 25 5s are 125, तो इसका जो राइट रहने वाला है बी पार्ट 125। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आगे ये बर्ड मास का क्वेश्चन है। जब इसमें बर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा 46, तो इसमें आपको जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट 105 निकलेगा। इस तरह से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट कज़न। जब इसकी डायग्राम हम बनाएंगे आपको राइट आंसर कज़न निकलेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर हम बनाने को ले जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए। तो इसका जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें जो वन मॉर्निंग मैनिश एंड अली वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट क्रॉसिंग, इफ अलीज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ मनीष, विच डायरेक्शन वाज मैनिश फेसिंग। तो ये डायरेक्शन बना के आपको नॉर्थ साउथ का जो है आपको इसमें मॉर्निंग का बताया, तो ईस्ट का जो आपको मॉर्निंग में जो है सन राइज जो होता है ईस्ट की तरफ से होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो इस तरह से आप बनाएंगे डायग्राम, आगे जो राइट आंसर है वो नॉर्थ आएगा, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 70 जो है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर का जो है देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे दिया है राइटिंग, बुक, सेलर, आइडिया, फीडबैक, रीडर। तो सबसे पहले किसी कोई बुक लिखने के लिए आपके पास क्या आता है, आइडियाज़ आता है, जो 4 जो रहेगा सबसे पहले रहेगा 4। तो उसके बाद क्या आता है, आइडियाज़ के बाद एक कोई पर्सन होता है फिर राइटिंग स्टार्ट करता है, ठीक। उसके बाद आएगा बी ए वन पार्ट, दूसरा। राइटिंग के बाद क्या होता है, थर्ड पे जो होता है फिर उसके बाद बुक तैयार होती है, थर्ड। बी पर बुक तैयार होने के बाद आपको जो होता है क्या करते हैं, फिर सेलिंग के लिए जाती है। सेलिंग के बाद आपको क्या होता है, रीडर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। रीडर्स के बाद जो क्या होता है, जब लोग पढ़ लेते हैं लास्ट पे आपको फीडबैक आ जाता है। तो जिसका जो राइट आंसर रहेगा 4। अगर फीडबैक जो हम इस तरह डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करने की बात करें, फीडबैक तो 2 बार दिया लास्ट पे फीडबैक आता है, लेकिन इसमें पहले 2 एलिमिनेट जो होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका जो राइट रहता है 4 पार्ट, सीक्वेंस के हिसाब से 4 पार्ट बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए पार्ट, 4 1 2 3 6 5। तो इसका जो राइट आंसर है ए पार्ट है। तो इस तरह से अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। सबसे पहले क्या होता है, फाइनलाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ टीम, ये नहीं होता है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच, वर्ल्ड कप मैच, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन, फाइनलाइजिंग द पार्टिसिपेटिंग टीम, विनर ऑफ द वर्ल्ड कप। विनर ऑफ द वर्ल्ड कप अगर जैसे लिखेंगे आपको, अगर आप शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे, फाइव जो है लास्ट पे रखेंगे हम, तो आपका जो सवाल जो है गलत हो जाएगा। तो वर्ल्ड कप को जो विनिंग होता है लास्ट पे होती है, सबसे लास्ट पे। तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं बात करूं, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सबसे पहले क्या होता है, फाइनलाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ टीम होती है सबसे पहले। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, एक मिनट गाइस, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, 4 3 1 2 5। उसके बाद ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, उसके बाद ये मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो आता है कंप्यूटर का सेक्शन जो आ जाए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज द डाटा, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स, नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा
कौन सा है बताओ आप। ए पार्ट हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो इसका जो राइट पार्ट होता है, कंप्यूटर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर जो होता है इंस्ट्रक्शंस लेता है, उसकी एग्जीक्यूटिंग करता है। विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा इन लॉन्ग टर्म नॉन वोल्टाइल मैनर। तो लॉन्ग टर्म में कौन सी रैम, कौन सा जो है प्रोसेस होता है डाटा को प्रोसेस करके रखता है। तो रैम होती है, सीपीयू होती है, हार्ड ड्राइव होता है, मॉनिटर होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा हार्ड ड्राइव, जो लॉन्ग टाइम तक आपका डाटा स्टोर करके रखती है, जो कि नॉन वोल्टाइल भी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 93 है गाइस, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस? डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा, एंटर इनटू द कंप्यूटर, एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, स्टोर डाटा परमानेंटली। तो मेन फंक्शन क्या होता है इनपुट डिवाइस का? तो इसका जो राइट आंसर होता है डाटा एंटर टू द कंप्यूटर, डाटा एंटर करना इनपुट डिवाइस का होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है गाइस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है? टू परफॉर्म अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स एंड रन एप्लीकेशन, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। तो इसका जो मेन काम होता है, इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, टू मैनेज हार्डवेयर, रिस्टोर रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर? तो उसके लिए कौन सा मतलब माल प्रोटेक्ट कंप्यूटर करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया जाए? तो एंटीवायरस का जो राइट आंसर रहेगा एंटीवायरस, बी पार्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉडेम? टू डिस्प्ले इमेज ऑन स्क्रीन, ये भी नहीं है। टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर, टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टू प्रोवाइड कंप्यूटर इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर है टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट। तो सी पार्ट इसका जो है राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैम? तो उसका पर्पस क्या होता है? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा टेम्परेरी स्टोरेज डाटा, स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 97 का जो है बी पार्ट जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस? इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट पूछा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एग्जाम में पेपर देने जाए। नॉट, और यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं है या पूछा है कौन सी है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। तो उसका राइट आंसर रहेगा डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज? तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? पैथॉन हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जावा भी होती है, सी प्लस प्लस ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है एक लो लेवल की लैंग्वेज होती है। विच डाटा इंस्ट्रक्शन यूज द लास्ट इन फास्ट आउट लिफो प्रिंसिपल? तो लिफो प्रिंसिपल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है? क्वैक क्यू ये भी नहीं होता है, एरी भी नहीं होता, लिंकेड भी नहीं होता। तो बी पार्ट इसका जो है राइट आंसर रहेगा स्टैक का। लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो होता है लिफो के लिए स्टैक का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो एल्गोरिथम होता है उसका क्या पर्पस होता है? गाइस मैं आपको बता दूं, एल्गोरिथम माना होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना, उसके प्रोसेस को किस तरह से वो चीज़ होगी, उसके प्रोसीजर को, फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए आगे जाते हुए उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। तो टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम ये नहीं आएगा टू प्रोवाइड ए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, टू स्टोर डाटा इन मेमोरी, टू क्रिएट यूजर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप रेजोल्यूशन। एल्गोरिथम का माना ही होता है कि रेजोल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए प्रॉब्लम्स को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच प्रोग्रामिंग paradigm is associated with the object that encapsulate data and behavior? तो इसके साथ आपको कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडिगम किसके साथ सेट होता है? तो ये मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के साथ। इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर
103 है बाइनरी इक्विवेलेंट, आपको 1A का बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट 101। What is the purpose of a compiler in program? To execute the program to convert source code into machine code। तो कंपाइलर का क्या काम होता है कंप्यूटर में? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना कंपाइलर का काम होता है। उसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हाट इज द HTML? HTML की फुल फॉर्म आपको पूछी है, एब्रिविएशन जो है पूछी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जी डी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। जो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो उसका राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट एंड प्रोवाइडिंग द यूजर्स इंटरफेस? तो कौन सा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए हार्डवेयर को और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, फ्रीवेयर होता है। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ये तो होता नहीं, डी पार्ट नहीं होता, ओपन सोर्स भी नहीं होता है, एप्लीकेशन सोर्स भी नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा मैनेजिंग बिहेवियर जो होता है, रिस्पॉन्सिबल जो होता है कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसका राइट आंसर रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या प्राइमरी कैरेक्टर होता है? तो मैं आपको बता दूंगा। इसका जो राइट आंसर है सोर्स इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड। ओपन सोर्स जो होता है इसका फ्रीली अवेलेबल होता है और मॉडिफाइड भी होता है। उसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 109 है, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फॉर फायरफॉक्स? फायरफॉक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है? तो ये जो फायरफॉक्स जो है आप देखते हैं मोजिला फायरफॉक्स होता है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा मोजिला फायरफॉक्स, ए बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 110 से है, व्हाट इज द प्राइमरी की इन एम एस एक्सेस? एम एस एक्सेस में प्राइमरी की कौन सी होती है? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल की एब्रिविएशन क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसका राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 112 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ सिंगल स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? कौन सी टर्म यूज की जाती है तो उसमें हम स्लाइड के यूज करते हैं? तो उसका राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, स्लाइड। पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी है तो उसका सबको पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसका राइट आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो है 114 जो है पूछा है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? तो यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर एन ईमेल कंटेंट? ईमेल में सीसी का क्या स्टैंड होता है? उसको हम बोलते हैं कार्बन कॉपी। जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो हमारे पास उसकी सीसी रह जाती है, कार्बन कॉपी। तो उसका राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। तो कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस? क्वेश्चन नंबर 116, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर तो होता नहीं है। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू डैमेज और इन्फेक्ट कंप्यूटर। ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ए कंप्यूटर एसेसरी। एसेसरी तो होती नहीं है, ये हार्डवेयर होता है। तो एक कंप्यूटर हार्डवेयर भी तो होता नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता है डिज़ाइन किया जाता है इन्फेक्शन डिमेज के इन्फेक्शन को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। एक सॉफ्टवेयर होता है डिज़ाइन किया जाता है इन्फेक्शन से डिमेज होने के लिए, इन्फेक्शन डिमेज को बचाने के लिए कंप्यूटर सॉफ्ट वायरस जो है इसका काम करता है एज ए सॉफ्टवेयर का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। हाउ डू कंप्यूटर वायरस टिपिकली स्प्रेड? तो कंप्यूटर वायरस होता है किस तरह से स्प्रेड होता है? हाउ डू, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड कंप्यूटर। एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर के साथ जब फिजिकली कॉन्टैक्ट में आता है दूसरा कंप्यूटर, इस तरह से तो कोई वायरस फैलता नहीं है। वाया ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोड एंड इन्फेक्टेड फाइल्स, इस तरह से क्या फैलता है? थ्रू वायरलेस नेटवर्क ओनली, वायरलेस नेटवर्क से फैलता है। थ्रू ओवर हीटिंग द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर हीट हो जाता है उसका हार्डवेयर तो तब फैलता है, तब भी नहीं फैलता है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ईमेल और डाउनलोड्स, जब इंटरनेट से हम कनेक्ट होते हैं तो ईमेल्स के द्वारा या फिर डाउनलोड्स के द्वारा जो होता है कंप्यूटर का वायरस आता है। तो मैं आपको बता दूंगा जो मैक्सिमम जो वायरस की
परसेंटेज होती है वो इंटरनेट डाउनलोड से आता है। उसके बाद ईमेल्स वगैरह से आता है, जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उनसे भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस? स्टीलिंग पर्सनल डाटा, ये तो उसका कोई काम नहीं होता है वायरस का। स्लोइंग डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल। स्टीलिंग पर्सनल डाटा, ये तो काम होता है मतलब वायरस का, जब किसी कंप्यूटर में वायरस चालू होता है। स्लोइंग डाउन द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर स्लो डाउन भी हो जाता है। तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये जो ऑनलाइन सिक्योरिटी की अवेयरनेस होती है ये एंटी वायरस जो होता है नहीं फैलाता है। डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल, ये भी होती है, फाइल करप्ट बन जाती हैं। आप देखते हो आपकी जो कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं करप्ट होकर उसकी डिफरेंट फाइल्स बन जाती हैं। तो इसके जो अवेयरनेस होता है इसका फंक्शन नहीं होता है वायरस का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सिमेंटेक? सिमेंटेक की तरफ से कौन सा एंटीवायरस डेवलप किया गया है? तो उसका जो है राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, नॉर्टन एंटीवायरस डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच फीचर इज इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलिशियस वेबसाइट एंड ऑनलाइन थ्रेट? तो ऐसा एंटीवायरस जो आपको थ्रेट बचाता है मलिशियस वेबसाइट से और ऑनलाइन जो थ्रेट होते हैं वो कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं एंटी फिशिंग, ना कि फायरवॉल बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एंटी फिशिंग, सी पार्ट। तो गाइस ये था PHW का कंप्लीट पेपर। अगर आपको PDF में चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है, ये पेपर जो आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा का पैटर्न जो है JKS में थोड़ा इंग्लिश का और जैसे बहुत सारा कंप्यूटर के जो पैटर्न्स होते हैं वो चेंज किए हैं। तो बाकी GK क्वेश्चन भी है वो उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है। तो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।